हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, कहीं कहीं पर इसको मूल अधिकार दिया होगा। ठीक है, मूल अधिकार, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, तो यहां से रिलेटेड आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, तो मैं भारतीय संविधान के भाग पढ़ा चुका हूं। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो वर्णन है भारतीय संविधान में, वो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को। ठीक है, मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दे लेना, मूल संविधान। ठीक है, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, किस मौलिक अधिकार को हटाया गया यहां पर बात की है, ध्यान दे लेना, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। जो आपका 7वां मौलिक अधिकार हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, वो अधिकार था आपका संपत्ति, लेकिन उसे ध्यान दे लेना, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन है, फिर उनके विस्तारित पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक का किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा आपका जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो आपका जो 5वां मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। और लास्ट बात करेंगे हम, जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अब हम ये प्रत्येक के संदर्भ में विस्तारित पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समता या समानता का अधिकार। दोस्तों, अब बात करते हैं समानता या समता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि का मतलब है कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दे लेना। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लेना, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, तो इसका वर्णन किस में है, ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता का मतलब है कि छुआछूत का अंत। ठीक है, तो छुआछूत का अंत। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में है। बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अब कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया और उसके अंतर्गत मुख्यतः 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं 19A में जो कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहली है आपकी बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी है आपकी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बिना हथियार के आपको एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कोई भी संघ बना सकता है, उसको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है ठीक है, 4 के अंतर्गत दिया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देश के पूरे भारत में आपके किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है 5वां देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ध्यान दे लेना 2019 से पहले आपका जेएनके के तहत ये आपका अपवाद था, जेएनके में आप ठीक है नहीं बस सकते थे, लेकिन जब वहां से आपका अनुच्छेद ठीक है 35 से धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद ये आपके पूरे भारत में लागू हो गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो व्यक्ति को कोई भी व्यापार व ठीक है आपका जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। वह यदि कोई व्यापार आपका लाइसेंस, ठीक है, किसी व्यापार के लिए आपका लाइसेंस अनिवार्य होता है, तो लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना लाइसेंस के आप कहो कि हमें कोई भी व्यापार करने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो यहां पर ध्यान दे लेना कि जिस आपके व्यापार में लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो उसमें आपका लाइसेंस होना अनिवार्य है। दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, तो अपराध के दोष सिद्ध के संदर्भ में ठीक है 3 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता दी गई है। पहले कहा गया है सब ठीक है अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के अनुसार सजा देना। ठीक है, कहा गया है कि अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के अनुसार ठीक है अपराधी को सजा दी जाएगी। यदि कोई अपराधी चोरी के अपराध में 2015 में आपका ठीक है पकड़ा जाता है और उसको सजा 2020 में होती है, उस चोरी के लिए अपराध जो था उस समय 2 साल था, लेकिन 2019 में उसमें संशोधन किया गया, उसको 4 साल कर दिया गया, लेकिन उसको 2 ही साल होगी क्योंकि आपका भारतीय संविधान के ठीक है अनुच्छेद 20 के तहत ये कहा गया है कि अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए ठीक है बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा कहा गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जा सकती है। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 20 के तहत आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसी को अनुच्छेद 21 को ही जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो बार बार आपसे पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार किसे कहा जाता है, तो जीवन का अधिकार जो कहा जाता है अनुच्छेद 21 को। नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है 86वां संविधान संशोधन। जब मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान दे लेना 2002 में 86वां आपका संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के संदर्भ में कहा गया है कि गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है, यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए भी संरक्षण का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला है कि गिरफ्तार करने का कारण पूछने का अधिकार। ठीक है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो कारण पूछ सकता है कि मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कारण पूछने का अधिकार। दूसरा ध्यान दे लेना कि 24 घंटे के भीतर अपराधी को न्यायालय में उपस्थित करना होगा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको फिर
न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करना होगा। ध्यान दे लेना आवागमन के समय को छोड़कर, यदि कभी कभी क्या होता है कि बहुत, ठीक है, उसके बाद न्यायालय थोड़ा दूर है तो 24 घंटे से अधिक का समय लगता है, तो उस समय आपका आवागमन के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर अपराधी को न्यायालय में उपस्थित करना होगा। तीसरी बात करते हैं, अपराधी को अपने मनपसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार व जबरन मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। कहा गया है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है, वो जबरन मजदूरी किसी से नहीं कराई जा सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना आदि में काम पर रोक, ठीक है। तो ध्यान दे लेना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना इत्यादि में काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया। दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने व उस धर्म का प्रचार करने के हेतु, ठीक है। तो ध्यान दे लेना कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। तो किसी भी धर्म को मानने व उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता या अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दे लेना अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक प्रबंधन कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दे लेना अनुच्छेद 27 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा भी जा सकता है। तो किसी धर्म के प्रचार में, ठीक है, किसी धर्म के प्रचार में खर्च धन में टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी धर्म के प्रचार प्रसार में यदि धन खर्च होता है तो उस धन से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा देने व लेने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी धार्मिक, ठीक है, शिक्षा ले सकता है तथा दे सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा आपका जो मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30, ठीक है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ध्यान दे लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार आपका अल्पसंख्यकों को दिया गया है, तो आपका आंसर होगा कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार, ठीक है, इनके हितों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में जो वर्णन है वो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का वर्णन है, अनुच्छेद 30, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट जो आपका मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। ध्यान दे लेना इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। इससे संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। इस संवैधानिक अधिकारों, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे मुख्यतः यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उस समय नहीं जुड़ा हो, पूछा गया हो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, उस समय आपका उत्तर होगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।